बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोजेनेटिक्स के फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली होती क्या है और फार्माकोजेनेटिक्स के कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं और एक्चुअली किस तरह से जेनेटिक्स जो है वो अफेक्ट कर रही होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को ना। तो तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में फार्माकोजेनेटिक्स को। बट बिफोर डिस्कसिंग फार्माकोजेनेटिक्स में थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस को यहाँ थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा फार्माकोजेनेटिक्स को समझने के लिए। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जेनेटिक वेरिएशन बेसिकली क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या नॉन ह्यूमंस हो, दे हैव अ डिफरेंस इन देयर जेनेटिक मैकअप ना। उनके जेनेटिक मैकअप में डिफरेंस होता है, जिसे हम जेनेटिक वेरिएशन कह रहे होते हैं। और ये जो जेनेटिक डिफरेंस होता है ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फिनोटाइप फिजिकली नजर भी आ रहा होता है। ठीक है, इवन के जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, यानी जो इवन कम फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट, वो भी कभी भी जो है वो 100% आइडेंटिकल नहीं होते। दे आर नॉट द सेम, दे हैव सम वेरिएशन ऑन जेनेटिक लेवल। तो जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन होती है बेसिकली इसी की वजह से, अगर आप देखो तो आपके फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। You are different from your parents, you are even different from your siblings, you are resemble you have some resemblance with your parents or your siblings, लेकिन आप exactly similar नहीं होते हो। इवन के जो ट्विंस भी होते हैं उनमें भी अगर आप देखोगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उनमें भी 100% वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, दे हैव सम डिफरेंस ना, उनमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये जेनेटिक वेरिएशन है, ये बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन एक्सप्रेस होती है। ठीक है, और कुछ जेनेटिक वेरिएशंस हैं जिनकी फिनोटाइप्स आपको जो जो फिनोटाइपिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जैसे जैसे आपके फीचर्स हैं, बॉडी के फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे जैसे आपके फेशियल फीचर्स हैं, आपकी हाइट है, आपका कलर है, आपकी आईज हैं, डिफरेंट आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, ये बेसिकली इनमें जो डिफरेंस होता है फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम योर सिबलिंग्स इज ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशंस। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से हो रहा होता है। तो जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो तमाम स्पीशीज के अंदर कोई भी स्पीशीज जो है वो 100% जो है वो आइडेंटिकल नहीं होती है। दे हैव अ डिफरेंस ऑन जेनेटिक लेवल। अब इस डिफरेंस की वजह क्या होती है और ये डिफरेंस क्यों होता है? तो अगर तुम लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग में इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, मियोसिस का अगर तुम्हें प्रोसेस याद हो तो मियोसिस के अंदर एक इवेंट हो रहे होते हैं जिसे हम क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन कह रहे होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन के इवेंट्स जो है वो एक इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ मियोसिस ना। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और जब इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन के इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उसके नतीजे में ये बेसिकली ये वेरिएशंस जो है वो वजूद में आ रही होती हैं। यानी इवन के जो क्रोमोसोम्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि रिकम्बिनेशन के और क्रॉसिंग ओवर के इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उस दौरान आपका जो क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं आपस में। एक्चुअली ये एक्सचेंज वजह बनता है जेनेटिक वेरिएशंस का। एक तो ये वजह होती है जेनेटिक वेरिएशंस की के ड्यूरिंग मेयोसिस, इसलिए इट्स इम्पॉसिबल, ये वैसे भी इम्पॉसिबल है कि जो ह्यूमंस हैं वो 100% आइडेंटिकल हो, ये हो नहीं सकता। तमाम हशातुलर्स जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल जरूर करते हैं लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं हो सकते, क्योंकि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन के इवेंट्स हो रहे होते हैं तो ये इवेंट्स के होने की वजह से कभी भी जो स्पीशीज हैं या ह्यूमंस हैं, कोई भी स्पीशीज हैं, वो दे आर नॉट, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो दे आर नॉट आइडेंटिकल ना, 100% आइडेंटिकल नहीं होते, दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये तो एक जेनेटिक वेरिएशन की वजह होती है।
अब यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन की एक और वजह भी होती है, एक तो रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के इवेंट्स हो गए। इसके अलावा रिकम्बिनेशन इसके अलावा वेरिएशन की दूसरी वजह होती है वो म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, तुमने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि विद जीनोम के अंदर बेसिकली एक एक बेस पेयर अगर चेंज हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी सिमिलर सीक्वेंसेस, ठीक है, इन डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर एक बेस चेंज हो जाए, ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो जस्ट एज अ चेंज ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये चेंज जो है न्यूक्लियोटाइड का सिंगल, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये वेरिएशन कॉज कर रहा है। एक ये वजह भी होती है वेरिएशंस की, के क्या होता है बेसिकली म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं, जैसे तुम कह लो। अब अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर तुम देखो तो ये जो म्यूटेशन है, एक तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है, दूसरी इंडेल्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब इंडेल्स किसे कह रहे होते हैं, ये तो स्नेप बेसिकली क्या है, स्नेप तो जस्ट, चलो नेक्स्ट हम स्नेप को डिस्कस करते हैं, पहले इंसर्शन और डिलीशन को देखते हैं। देखो इंसर्शन डिलीशन क्या होती है, इंसर्शन डिलीशन का क्या मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस, कोई पर्टिकुलर रीजन जीन के अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो वहां से डिलीट हो जाए, ठीक है, सही है, या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस इंसर्ट हो जाए किसी पर्टिकुलर जीन में, तो ये बेसिकली इंडेल्स कहलाती हैं। और ये जीन म्यूटेशन कॉज कर रही होती हैं। क्या मतलब है कि जो जीन का एक स्ट्रक्चर होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसको डिस्टर्ब कर रही होती है, उसमें म्यूटेशन कॉज कर रही होती है। तो एक तो वजह जेनेटिक वेरिएशंस की ये होती है, इंडेल्स होती हैं। तीसरी जो वजह होती है वो स्नेप्स होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता है वो क्या है, बेसिकली सिंगल बेस पेयर का चेंज है, ठीक है। और अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ह्यूमंस के अंदर अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखो तो इज ऑलमोस्ट 1%। क्या मतलब है कि हर 1000 बेस पेयर के बाद जो है वो क्या होती है, बिटवीन ह्यूमंस क्या हो रही होती है, जो बेस पर है वो चेंज हो जाती है, यानी उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहला रही होती है, स्लिप्स कहला रही होती है। अच्छा, अब इंडेल्स जो होती है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है अगर देखा जाए, क्योंकि देखो अगर इंडेल्स होंगी तो इंडेल्स बेसिकली मैंने बताया कि इंसर्शन डिलीशंस को कह रहे होते हैं जीन्स के अंदर। तो अगर जीन्स के अंदर इंसर्शन डिलीशंस होंगी तो वो तो डायरेक्टली जीन के फंक्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं और उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी कॉज हो रही होती है, ठीक है। तो इंडेल्स की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू स्निप्स की फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। यानी जो स्निप्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो इंडेल्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि अगर इंडेल्स इंडेल्स डायरेक्टली जीन के फंक्शन को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। स्निप्स जीन के फंक्शन को समटाइम इफेक्ट कर रही होती है, समटाइम नहीं कर रही होती है। इसको हम आगे तफसील से देखते हैं कि किस तरह से स्निप्स कर रही होती हैं जीन के फंक्शन को इफेक्ट। अच्छा, अब ये जो स्टेप्स स्टेप्स होती हैं बेसिकली, स्टेप्स को अगर तुम देखो तो ये ज़्यादातर नॉन कोडिंग रीजन्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और कोडिंग रीजन के मुकाबले में अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये ज़्यादातर नॉन कोडिंग रीजन में जो है वो पाई जाती हैं। अगर अच्छा, अगर यही स्टेप्स जो हैं वो प्रोमोटर या इन्हेंसर रीजन में पाई जाएं, ठीक है, तो ये बेसिकली जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्निप्स नॉन कोडिंग रीजन में क्यों ज्यादा पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू कोडिंग रीजन। होता क्या है बेसिकली कि अगर तुम फ्रैक्शन देखो कोडिंग और नॉन कोडिंग का ह्यूमंस में, तो यू विल अमेज कि जी 98% तक जंक डीएनए है। यू कैन कॉल इट नॉन
कोडिंग और 2% तक कोडिंग है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन ज़्यादा है, जंग जीने ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि स्निप्स हमने पढ़ा कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1% होती है। क्या मतलब है कि एवरी 1000 बेस पेयर पे एक स्निप नॉर्मली जो है वो आ रही होती है, वो एक्सप्रेस वो रिपोर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉन कोडिंग रीजन में है स्निप्स जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, वो ज्यादातर नॉन कोडिंग रीजन में होता है। अच्छा, अब स्निप्स की बेसिकली अगर देखो तो स्निप्स की दो टाइप्स होती है, ठीक है। एक कहलाती है लिंक्ड स्निप्स, ठीक है, और दूसरी कहलाती है कॉजेटिव स्निप्स, ठीक है। अब लिंक्ड स्निप्स क्या होती हैं? लिंक्ड स्निप्स का मतलब ये होता है कि जो ट्रांसलेटेड रीजन है, जो 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 बेसिकली कोडिंग रीजन है, उस कोडिंग रीजन के आउटसाइड आउटसाइड ऑफ दैट कोडिंग रीजन जो स्निप्स होंगी उन्हें हम लिंक्ड स्निप्स कहेंगे, ठीक है। ऐसी वेरिएशंस, ऐसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज जो आउटसाइड ऑफ योर कोडिंग रीजन होगा, यानी आउटसाइड ऑफ योर जीन होगा, उसे हम कहेंगे लिंक्ड स्निप्स ना। ये लिंक्ड स्निप्स कहलाती हैं, ठीक है। और इन स्निप्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है ट्रांसलेशन के अमल पे, यानी जो एमआरएनए से एमआरएनए बनने का अमल और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो अमल होता है, इसमें इसका कोई इंटरफेरेंस इसकी नहीं होती है, यानी ये इसका कोई लिंक नहीं होता उसके साथ, और ये इसको इंटरफेयर नहीं करती है ट्रांसलेशन के अमल को, ठीक है। यानी एक तरह से प्रोटीन प्रोडक्शन के अमल को ये जो लिंक्ड स्निप्स होती हैं वो इफेक्ट नहीं कर रही होती हैं, दे आर ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द जीन एरिया। दूसरी जो स्निप्स हैं वो कहलाती हैं कॉजेटिव स्निप्स। कॉजेटिव स्निप्स को फर्दर तुम कह सकते हो कि ये भी फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तुम कह सकते हो कि जी एक नॉन कोडिंग स्निप्स होती हैं उसमें पॉजिटिव में, और दूसरी कोडिंग स्निप्स होती हैं, ठीक है। अब ये नॉन कोडिंग स्निप्स क्या होती हैं और कोडिंग स्निप्स क्या होती हैं? तो अब अगर तुम नॉन कोडिंग स्निप्स को देखो तो ये बेसिकली ऐसी स्निप्स होती हैं जो कि जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस में होती हैं। देखो, अगर तुम्हें याद हो किसी भी जीन के ट्रांसक्रिप्शन के अमल को उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सीक्वेंसेस होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जीन है, सॉक्स2 की जीन है फॉर एग्जांपल, या MYC की जीन है, ऐसा नहीं है कि जिस वक्त इस जीन को ट्रांसलेट होना है, ट्रांसक्राइब होना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पॉलीमरेज आए और पॉलीमरेज आके डायरेक्टली इस जीन पे आगे अटैच हो और वहां से इसकी ट्रांसक्रिप्शन का अमल शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। यानी जीन की ट्रांसक्रिप्शन से पहले, यानी जो जीन का कोडिंग सेगमेंट होता है, जो कोडिंग एरिया होता है, उससे पहले कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जिसे हम प्रोमोटर सीक्वेंस कह रहे होते हैं, ठीक है। अब जो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? वो रेगुलेट कर रहा होता है जीन ट्रांसक्रिप्शन के अमल को, कि आगे जिस जीन ने ट्रांसक्राइब होना है उसको रेगुलेट करने के लिए एक सीक्वेंस होता है, एक पूरा एरिया होता है, ठीक है। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते थे तो वो वहाँ पे हम देखते थे कि -10 रीजन है, -35 रीजन है, और जब हम यूकैरियोट्स की बात करते थे तो अपना बॉक्स और टाटा बॉक्स हम कह रहे होते थे, उसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ RNA पॉलीमरेज आके अटैच हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस रेगुलेटरी रीजन में कोई स्निप्स होंगी तो दैट आर कॉल्ड नॉन कोडिंग स्निप्स, ठीक है। ये डायरेक्टली ये डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन का जो सीक्वेंस होता है उसको तो इफेक्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन ये जो अमाउंट है प्रोटीन की, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल होना है, उसको ये इफेक्ट कर रही होती है। क्या मतलब है कि क्योंकि ये रेगुलेटरी रीजन में मौजूद है तो ये क्या करेगी, जो आगे जीन ट्रांसक्राइब होनी है वो कितनी ट्रांसक्राइब होनी है, ठीक है, ये उसकी अमाउंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये ऐसी स्निप्स क्या कहला रही होती है? नॉन कोडिंग स्निप्स कहला रही होती है। अच्छा, अगर स्निप्स जो है वो कोडिंग रीजन में हो, यानी जो जीन का मेन रीजन है जो प्रोटीन बना रहा होता है, अगर उसमें हो तो उसके नतीजे में होगा क्या बेसिकली? उसके नतीजे में आपकी जो प्रोटीन बनेगी वो डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगी,
क्यों? उसमें अमाइनो एसिड, जो एक अमाइनो एसिड है, क्योंकि ये सिंगल बेस पेयर चेंज है, तो सिंगल बेस पेयर चेंज के नतीजे में क्या होगा, जो एक अमाइनो एसिड होगा उस प्रोटीन का वो डिफरेंट होगा, वो 100% सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस होता है। तो ये पॉजिटिव स्निप्स के अंदर नॉन कोडिंग स्निप्स होती हैं और कोडिंग स्निप्स होती हैं। तो बेसिकली ये जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, और हमने थोड़ा सा देखा कि जेनेटिक वेरिएशंस के पीछे क्या क्या वजह होती है। अच्छा, अब जेनेटिक वेरिएशंस का फार्माकोजेनेटिक्स से क्या लेना देना, ठीक है। अच्छा, अब देखो फार्माकोजेनेटिक्स कहते किसे हैं, फार्माकोजेनेटिक्स होती क्या है? अगर इसको तुम वर्ड टू वर्ड लो तो इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ड्रग थेरेपी। क्या मतलब है? हम में से जितने लोग भी हैं, अगर तुम उसको देखो जनरली, अगर तुम देखो तो हम जो भी डाइट ले रहे होते हैं, इवन हम जो भी मेडिसिन ले रहे होते हैं, इवन वो जो डाइट है, वो जो मेडिसिन है, तो जितनी भी अगर आप देखो जितने भी लोग हैं ओवरऑल, अगर एक ऑब्जर्व करो तो अपना ऑब्जर्वेशन ये देखी होगी कि हम में से हर एक जो है वो सिमिलर डाइट्स को, ठीक है, और कह लो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हम जो भी कुछ भी खा रहे होते हैं, बाज लोग हैं वो बहुत क्विकली जो है, देयर मेटाबॉलिज्म इज वेरी गुड, तो वो क्विकली जो है वो उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, क्विकली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फूड को। ठीक है, इसी तरह से ड्रग्स हैं, जितने भी लोग हैं अगर तुम देखो तो जितने भी मेडिकेशंस हैं, वो मेडिकेशंस जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंटली इफेक्ट कर रही होती हैं हर आदमी को। यानी एक ही दवा है और दो लोगों को सिमिलर इन्फेक्शन है, बट दे हैव अ डिफरेंट इफेक्टिवनेस, यानी जो दवा का असर है दोनों पे वो डिफरेंट है। ठीक है, एक पे इफेक्टिव है और दूसरे पे इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा होता है कि एक दवा आप ले रहे हैं, एक ड्रग आप ले रहे हैं, दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर यू, ठीक है, लेकिन वही ड्रग अगर आप दूसरे को कोई और यूज कर रहा होता है तो उसके लिए वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो इस इफेक्टिवनेस के पीछे क्या वजह होती है? तो एक्चुअली इस इफेक्टिवनेस के पीछे जो वजह होती है वो बेसिकली आपका जेनेटिक मेकअप होता है। ठीक है, यानी आप किस तरह से ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, आपकी बॉडी किस तरह से ड्रग के मेटाबॉलिज्म को हैंडल करती है, कंट्रोल करती है, बेसिकली इसे हम कह रहे होते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। यानी जो आप ड्रग यूज कर रहे हो, आपकी बॉडी उस ड्रग को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक मेकअप। ठीक है, और अब और इसके साथ साथ ये नहीं कि वो इस तरह से ये जो इफेक्ट होता है जीन्स का ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ये इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट और डाइट और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, ये तमाम चीजें इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ठीक है, तो फार्माकोजेनेटिक्स हम कह रहे होते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि द स्टडी ऑफ हाउ पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ड्रग थेरेपी। ठीक है, इस तरह से ड्रग थेरेपी के ऊपर ड्रग थेरेपी को वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं डिफरेंटली। अब ये जो इनका डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है ड्रग्स को लेके, वो बेसिकली क्यों होता है, उसके पीछे पूरा का पूरा आपका जेनेटिक मैकअप है, यानी आपकी पूरी पूरी जेनेटिक्स है, आपका रिस्पॉन्स है आपकी जीन्स का, जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स। दूसरी टर्म होती है जिसे कहते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। तो ये दो टर्म बड़ी कॉमन इस्तेमाल हो रही होती है, फार्माकोजेनेटिक्स और दूसरी कहला रही होती है फार्माकोजेनोमिक्स। अच्छा, अब फार्माकोजेनोमिक्स क्या होती है? फार्माकोजेनोमिक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो जिनोम है वो बेसिकली, यानी आपका जो कंप्लीट जिनोम है, जिनोम इज अ टोटल न्यूक्लिक एसिड इन सिंगल सेल ना, एक सेल में आपका जो टोटल न्यूक्लिक एसिड है, वो जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो तमाम के तमाम 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो क्या कहला रहा होता है, आपका जीनोम कहला रहा होता है। अब ये जीनोम किस तरह से, वो जो ड्रग है, जो आपने ड्रग इंजेस्ट की है, वो उस ड्रग को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो इसे हम कह रहे होते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। ठीक है,
यानी इस तरह तुम कह सकते हो कि ये फार्माको और जीनोमिक्स, ये बेसिकली अगर तुम देखो तो ये सिंगल वर्ड दो चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फार्माकोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रहा है और साथ साथ जीनोमिक्स को, यानी किस तरह से फार्माकोलॉजी को जीनोमिक्स अफेक्ट कर रही है, तो इसे हम कह रहे होते हैं फार्माकोजीनोमिक्स। और इस ये क्या कह रही होती है बेसिकली फार्माकोजीनोमिक्स में हम क्या एनालाइज कर रहे होते हैं, हम ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो हमारा बॉडी का जेनेटिक मेकअप है, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा हमारा कह लो कि जीन, हमारे जो होल जीनोम है, वो होल जीनोम किस तरह से ड्रग को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, किस तरह से ड्रग को कोई मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर तुम देखो ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ये जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं और उसकी कुछ स्टेज भी होती हैं। तो अगर तुम देखो ये जो हम डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं डिफरेंट ड्रग्स को, तो इसके पीछे अब ऐसा नहीं कि जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मेकअप है, जो रिस्पॉन्सिबल है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, ऐसा नहीं है कि वो तमाम इंसानों में डिफरेंट है, ठीक है, वो जेनेटिक मेकअप सेम होता है, बट वाई वी आर रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली, हम रिस्पॉन्ड क्यों डिफरेंटली कर रहे होते हैं, एक के लिए डिफरेंट ड्रग इफेक्टिव है, दूसरे के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो एक्चुअली इसके पीछे जो वजह होती है वो स्निप्स होती हैं। स्निप्स की वजह से वेरिएशन आता है जेनेटिक मेकअप में, इस वेरिएशन की वजह से जो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है ड्रग को, वो डिफरेंट होता है, हर इंसान का डिफरेंट होता है, क्योंकि हर इंसान में डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। तो उस स्लिप्स की वजह से, लेकिन सिर्फ स्लिप्स की वजह से नहीं, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट और डाइट और ओवरऑल हेल्थ भी मैटर कर रही होती है। ये तमाम चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, ड्रग की इफेक्टिवनेस को, ठीक है। मैं भी आगे डिटेल में बताऊंगा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माको डायनामिक्स क्या है, यानी जो स्निप्स हैं वो डायरेक्टली क्या कर रही होती है, वो इफेक्ट कर रही होती है फार्माकोकाइनेटिक्स को और फार्माकोडायनामिक्स को। अच्छा, अब अगर तुम देखो, अच्छा फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स को थोड़ा सा ही देख लो। ये बेसिकली होता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन, उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म और उसकी एलिमिनेशन के, वो किस तरह से एलिमिनेट हो रही है बॉडी से। और फार्माकोडायनामिक्स बेसिकली क्या होता है कि ये ड्रग्स किस तरह से जो है वो कौन से रीजन्स को टारगेट कर रही है और किस तरह से अपना एक्शन जो है, जो उसका रिकवरी का एक्शन है, उसको परफॉर्म कर रही है। इसको भी हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर एक और बात यहाँ पे बताने वाली हुई है कि ये जो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोजीनोमिक्स है, ये अक्सर इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती है, ठीक है। दोनों की दोनों टर्म्स अगर तुम देखो, ये दोनों अगर आप देखो तो इनका मतलब यही है कि एक्चुअली किस तरह से आप जो है वो फार्माकोलॉजी को, यानी जो फार्मास्यूटिकल ड्रग को बॉडी किस तरह से डिफरेंटली रिस्पॉन्स कर रही है, ये बेसिकली वही है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है अगर तुम देखो, बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं फार्माकोजेनेटिक्स की, तो हम एक्चुअली बात कर रहे होते हैं सिंगल ड्रग और जीन इंट्रैक्शंस की। सिंगल ड्रग जीन इंट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जब हम फार्माकोजेनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली फोकस कर रही होती है एक जीन के ऊपर, सिंगल जीन के ऊपर, जो किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को, उसकी एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रही है, या तुम सिंपल वर्ड में कह लो कि वो सिंगल जीन जो किसी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो हम उसे कह रहे होते हैं कि जी ये फार्माकोजेनेटिक्स है, यानी फार्माकोजेनेटिक्स से जब बात हो रही होती है तो हम वहां बात कर रहे होते हैं ओनली वन जीन, ना सिंगल जीन, सिंगल ड्रग और सिंगल जीन इंट्रैक्शन की बात करें, ठीक है। लेकिन जब हम फार्माकोजेनोमिक्स की बात करते हैं तो फार्माकोजेनोमिक्स का बेसिकली क्या मतलब होता है कि ये हम बात कर रहे हैं जीनोम वाइड एसोसिएशन की। क्या मतलब है, जो होल जीनोम की क्या, किस तरह से होल जीनोम जो है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया, होल जीनोम का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल जीन्स किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स को, यानी ड्रग की बॉडी में अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन को किस तरह से कंट्रोल कर रही है। तो हम जब बात करते हैं फार्माकोजेनोमिक्स का, तो सिंपल डिफरेंस ये है कि जब फार्माकोजेनेटिक्स की बात हो रही है तो इट्स मीन सिंगल ड्रग जीन, सिंगल जीन, सिंगल ड्रग इंट्रैक्शंस,
और जो फार्माकोजेनोम्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है जीनोम वाइड एसोसिएशन, ठीक है, यानी उसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, यानी हम मल्टीपल चीज स्टडी कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। अच्छा, अब जेनेटिक वेरिएशन किस तरह से ड्रग की को इफेक्ट कर रही होती है, यानी मैंने बताया इससे पहले भी कि ये जो वेरिएशंस हैं ये किस तरह से ड्रग को इफेक्ट कर रही होती हैं। ये जो बेसिकली जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अब स्निप्स की वजह से अगर आप देखो तो ये जो स्निप्स होती हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, ये डायरेक्टली क्या करती हैं, ये अफेक्ट कर रही होती हैं किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स को और साथ साथ उसकी फार्माकोडायनामिक्स को। अब ये दो टर्म्स हैं, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं जरा अच्छे से कि फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है और फार्माकोडायनामिक्स का क्या मतलब होता है। अच्छा, अब देखो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप देखो, जब आप बॉडी में जब आप इंजेस्ट करते हो, कोई भी दवा लेते हो आप, ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्मली हम ओरल रूट इज द मोस्ट यूजेबल मोड ना, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा होता है, इज द मोस्ट कॉमनली यूज ना, तो ओरल रूट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम जब कोई भी ड्रग ले रहे होते हैं तो होता क्या है, एक्चुअली जैसी बॉडी में जाती है वो होता क्या है कि वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो रही होती है वो ड्रग, ठीक है, ऑलरेडी वो इज अ केमिकल कंपाउंड, वो क्या हो रहा होता है आपके स्टमक से जाके इंटेस्टाइन में जाके क्या हो रहा होता है, वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है, वो फर्स्ट क्या हो रहा होता है, वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, उसके बाद उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है बॉडी में, देन वो मेटाबोलाइज हो रहा होता है, ठीक है, लिवर के अंदर आके, ठीक है, नॉर्मली मेटाबॉलिज्म का अमल जो ड्रग्स का हो रहा होता है वो लिवर में मेटाबॉलिज्म का अमल हो रहा होता है, और देन वो बॉडी से उसके बाद एलिमिनेट हो जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा अमल है जिसमें ड्रग जो है पहले आके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उसके बाद उसको जिस साइड पे जाना है, वट एवर देयर साइट ऑफ एक्शन, वहां जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, सर्कुलेशन में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ जब सर्कुलेशन में आती है तो जो एक एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या होना शुरू हो जाती है, मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती है। लिवर मेटाबॉलिज्म का अमल कर रहा होता है, मेटाबोलाइज करता है, और देन उसके बाद वो फिर ब्लड सर्कुलेशन में है में से ही किडनी के थ्रू जो है वो क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आप समझ लो कि ड्रग की जो पूरी की पूरी काइनेटिक्स है बॉडी में, यानी बॉडी में जिस तरह से ड्रग्स एंटर हो रही है, जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिस तरह से वो मेटाबोलाइज हो रही है, जिस तरह से वो एक्सक्रीट हो रही है, इस पूरे के पूरे अमल को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टर्म का मतलब क्या होता है कि किस तरह से जो ड्रग है वो बॉडी में पूरी उसकी उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसकी ओवरऑल काइनेटिक्स है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इस पूरे प्रोसेस को, अमल को हम कह रहे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसको याद रखने का आसान जो एक तरीका है, जो वो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, एडमी, मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो बेसिकली ये चार स्टेप्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के, या चार कह लो, कंप्लीट एक प्रोसेस होता है, इसे हम कह रहे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है, अब देखो जितनी भी ड्रग्स हैं वो बेसिकली क्या कर रही होती हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, जब वो साइट ऑफ एक्शन पे जाती हैं, जहां उन्होंने जाके अपनी जहाँ पे किसी न किसी जगह पे उन्होंने कोई ना कोई मॉडिफिकेशन बॉडी में करनी होती है, कोई चेंज बॉडी में लेके आना होता है, तो बेसिकली ये जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है, ठीक है, किस तरह से वो एक्ट कर रही होती है ह्यूमंस के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उससे हम फार्माकोडायनामिक्स कह रहे होते हैं। क्या मतलब है, नॉर्मली देखा होगा तुमने कि जो ड्रग्स हैं वो या तो
किसी रिसेप्टर्स के साथ, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रही होती है, ठीक है, कुछ ड्रग्स का जो एक्शन, यानी कह लो कि उसका जो एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है बेसिकली वो फार्माकोडायनामिक कहलाता है। यानी इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो कि रिसेप्टर्स को इफेक्ट कर रही होती है, बहुत सारे आयन चैनल्स की मॉडिफिकेशन कर रही होती है ड्रग्स, तो आयन चैनल्स की मॉडिफिकेशन कर रही होती है एज अ मोड ऑफ एक्शन। एंजाइम में कोई चेंज लेके आ रही होती हैं, एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ा रही होती हैं या कम कर रही होती हैं या मॉडिफाई कर रही होती हैं, ठीक है, तो ये इनका मोड ऑफ एक्शन है। या इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही होती हैं, ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो ये जो बेसिकली इनका ये किस तरह से वो ड्रग जो है वो बॉडी में साइट ऑफ एक्शन पे जाके क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है, उसे हम कह रहे होते हैं फार्माकोडायनामिक्स। सिंपल वर्ड्स में तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली क्या है, व्हाट द ऑर्गेनिज्म डज टू द ड्रग। क्या मतलब है कि कोई लिविंग सिस्टम जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रहा है, जिसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर समझने के लिए, याद रखने के लिए, यानी जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जो सिस्टम है आपका, जो लिविंग सिस्टम है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या कर रहा है उसके साथ, ठीक है, वो क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। और व्हाट द ड्रग डज टू द ऑर्गेनिज्म, यानी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, ड्रग क्या कर रही है, वो रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर रही है, आयन चैनल्स को मॉडिफाई कर रही है, एंजाइम्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है, ये उसकी फार्माकोडायनामिक्स कहलाती है, ठीक है। तो ये जो फार्माकोडायनामिक्स है और फार्माकोकाइनेटिक्स है ड्रग्स की, ये अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्यों वेरिएशन है, किस वजह से जो है वो डिफरेंट लिविंग सिस्टम्स जो हैं वो डिफरेंट वो सिमिलर ड्रग्स को इन द सिमिलर इन्फेक्टिव या डिजीज कंडीशन में डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो वो जो डिफरेंट रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं उसके पीछे जो वजह होती है वो क्या होती है, वो ये वेरिएशंस होती है, ठीक है। उसके पीछे वजह ये नहीं होती है कि उनका जेनेटिक मैकअप डिफरेंट है, उनके पीछे वजह ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये वेरिएशंस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अगर हम जनरली देखें ना, तो जनरली अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बिल्कुल ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग की इफेक्टिवनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं या ड्रग को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। यहाँ पे जनरली कह रहे होते हैं कि जी कुछ डिफरेंट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से जो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स है या फार्माकोडायनामिक्स है वो अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर अगर आप देखो तो वो एज है, जो भी पर्सन है उसकी एज बड़ी मैटर करती है, ठीक है, कि वो ड्रग को अब इज अ कॉमन सेंस थिंग कि जी जो यंगर एज है, 20 ईयर ओल्ड गाय, उसके मुकाबले में अगर आप 60 ईयर्स ओल्ड गाय को लें तो 20 ईयर्स ओल्ड गाय का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट से मुराद है कि इज अ न्यू सिस्टम, ठीक है, और इज यंग सिस्टम, तो वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। और दूसरी जो है वो जेंडर, कुछ ड्रग्स को बहुत सारी जो ड्रग्स हैं, बहुत सारी हार्मोनल ड्रग्स हैं, अगर आप देखो तो उसमें जेंडर का भी रोल होता है, यानी जेंडर, डिफरेंट जेंडर्स पे जो ड्रग की इफेक्टिवनेस है वो डिफरेंट होती है। इस तरह से कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें एथनिसिटी फैक्टर भी होता है, डिजीज की स्टेट, यानी डिजीज आप इस वक्त उसकी बेसिकली क्या, किस स्टेज के ऊपर है वो डिजीज, ये भी मैटर कर रहा होता है।
कोई ऑर्गन डिसफंक्शन तो नहीं है, यानी जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो कम्प्लीटली फंक्शनल हैं, नॉर्मल हैं, नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, फॉर एग्जांपल लिवर या किडनी डिजीजेस तो नहीं है। तो ये इसके अलावा कोई पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल स्टेट तो नहीं है, जैसे लैक्टेशन है या प्रेगनेंसी है। तो और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के अंदर आपकी जो है वो वही वेरिएशंस आ गए, ठीक है। तो ये तमाम फैक्टर्स, ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहला रहे होते हैं जो कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स को और फार्माकोडायनामिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे कुछ फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक के अंदर आपकी ऑफ कोर्स आपकी स्मोकिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपकी डाइट, आपकी डिफरेंट मेडिकेशंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इवन इफेक्ट कर रही होती हैं आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म को। इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ, मैंने पहले भी बताया, इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ जो सबसे कॉमन चीज़ है जो इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ इन तमाम फैक्टर के होने या ना होने की वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इफेक्ट कर रही होती है वो बेसिकली क्या है, वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। यानी एक तरह से डिफरेंस इन द लेवल्स एंड पैटर्न्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन। अब ये जो डिफरेंस है एक्सप्रेशन पैटर्न में, ये बेसिकली किस वजह से हो रहा होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हो रहा होता है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हो रहा होता है। तो जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है जेनेटिक वेरिएशन के, जिसकी वजह से जो लिविंग सिस्टम है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं ड्रग्स को। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म एंजाइम्स के अंदर भी, एंजाइम्स क्योंकि एंजाइम्स को भी डिफरेंट जीन्स कोड कर रही होती हैं, तो अगर वहाँ वेरिएशन है तो वो ऑफकोर्स एंजाइम के फंक्शन के अंदर भी चेंज आएगा। रिसेप्टर्स हैं उसको भी चेंज कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रही होती है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सिग्नलिंग डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन तमाम चीज़ों का अफेक्ट कर रहा होगा। ये एक स्टडी थी, ये मैं इसको जस्ट एक इमेज आपको शेयर किया यहाँ पे। ये एक स्टडी थी कि बेसिकली ये बता रही थी कि हमने जितनी चीज़ें अभी पीछे डिस्कस की हैं ये बेसिकली उसका एक तरह का कह लो कि कंक्लूजन है, या कह लो कि जो हमने सिर्फ पहले चीज़ें डिस्कस की सारा का सारा इसका बेसिकली तस्वीर का एक तरह का रीज़न है। क्या मतलब, एक सेम पेशेंट ग्रुप को जिनको सिमिलर डिजीजेस थी, ठीक है, और वो तमाम पेशेंट्स को जिनकी सेम डायग्नोसिस थी, ठीक है, और दे हैव अ सेम प्रिस्क्रिप्शन, जब उनको सेम प्रिस्क्रिप्शन दी गई, सेम ड्रग्स दी गई, तो उसमें जितने भी लोग थे, जितने एनरोल किए हुए थे, उन तमाम लोगों ने ड्रग को जो है, जो उनको दवा प्रिस्क्राइब की गई थी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ ले लो कि दे ऑल हैव डायबिटीज़ और दे ऑल हैव किडनी डिजीजेस, ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो जब एक सिमिलर ग्रुप को जिनकी सेम डायग्नोसिस थी, सिमिलर पेशेंट ग्रुप को सेम ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई, तो द डॉक्टर्स फाउंड डिफरेंट रिजल्ट्स ना, डिफरेंट रिजल्ट्स उसमें देखने को मिले। कुछ में ये ड्रग्स जो थी वो टॉक्सिक थी। तो आपको पता है कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं, क्योंकि दे आर केमिकल फॉर्मेशंस, केमिकल आर्टिफिशियली केमिकली सिंथेसाइज सिंथेटिक्स होते हैं, बेसिकली केमिकल सिंथेटिक्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियली फॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो तुमने जितनी भी ड्रग्स आज तक देखी होंगी, तो ड्रग्स के साथ एक ड्रग इंसर्ट होता है, ठीक है, उसके साथ एक बूस्टर मौजूद होता है। अगर उसमें देखो तो तुम उसमें हर ड्रग के, जो भी ड्रग है, इवन कि पैरासीटामोल को भी अगर ले लो, तो पैरासीटामोल के साथ भी जो मोस्ट लाइकली एडवर्स रिएक्शंस हैं, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जिसे हम आमतौर पर साइड इफेक्ट्स कह रहे होते हैं, वो लिखे होते हैं। यानी हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दे आर नॉट द नेचुरल कंपाउंड्स ना, इसकी वजह ये होती है केमिकल
साइड इफेक्ट्स की, बेसिकली बिकॉज दे आर नॉट केमिकल, दे आर नॉट अ नेचुरल कंपाउंड्स। ये क्योंकि केमिकली सिंथेटिक्स होते हैं, ये केमिकली सिंथेसाइज किए हुए होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो केमिकली सिंथेसाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं ये नेचुरल नहीं होते, इस वजह से दे हैव सर्टेन इफेक्ट्स। ठीक है, यानी आप इवन पैरास्टामोल को अगर देख लो तो पैरास्टामोल आप ले रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर उसके एडवर्स इफेक्ट में देखोगे तो इट इफेक्ट्स लिवर, इट इफेक्ट्स किडनी, इट इफेक्ट्स लंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तफसील से लिखा होता है कि ये किन किन चीज़ों को इफेक्ट कर रहा होता है। तो इस स्टडी के अंदर देखा गया है कि जब सेम प्रिस्क्राइब की गई ड्रग दी गई पेशेंट्स को तो दे हैव सम बेनिफिट इफेक्ट्स बट इट इज आल्सो टॉक्सिक। ठीक है, जबकि एक जो दूसरा ग्रुप था इसी कोहार्ट का, उसके अंदर अगर देखो तो ये ड्रग सिर्फ टॉक्सिक थी और उसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो पेशेंट में नहीं था। इसी तरह से इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ पेशेंट्स के अंदर ना ये ड्रग टॉक्सिक है और ना कोई उसका बेनिफिट है। ठीक है, ना टॉक्सिक है ना बेनिफिट है। ठीक है, इसी तरह से कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनमें टॉक्सिसिटी कोई नहीं थी लेकिन ड्रग बेनिफिशियल थी, यानी सिर्फ इसके बेनिफिट्स थे। तो अब ये बेसिकली क्या बता रही है स्टडी, बता ये रही है कि बेसिकली ऐसा क्यों है कि सेम पेशेंट्स हैं जिनकी सेम डायग्नोसिस है और जिनको सेम ड्रग प्रिस्क्राइब की गई जाती है, लेकिन वो ड्रग हर पेशेंट को डिफरेंटली जो है वो हर पेशेंट जो है वो उस ड्रग को डिफरेंटली रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो बेसिकली इसके पीछे जो सबसे कॉमन वजह होती है वो क्या होती है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म ना। से बहुत सारी डिजीजेज हैं, बहुत सारी डिजीज जिनके अगेंस्ट ड्रग्स यूज की जाती है, उनकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है। अगर तुम हाइपरटेंशन की ड्रग्स देखो, हाइपरटेंशन बेसिकली अनकंट्रोल्ड जो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कह रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट एक ड्रग लाइन जब पूरी उसमें देखो जो उसमें से एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं उसमें कुछ उनमें से जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं बेसिकली वो अगर तुम देखो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो जस्ट 10 to 30% है, यानी सिर्फ पॉपुलेशन के जो 10 to 30 यानी टोटल पेशेंट में से सिर्फ और सिर्फ जो एसी इनहिबिटर्स होती है, जो हाइपरटेंशन की ड्रग्स हैं, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, वो बेसिकली सिर्फ 10 to 30% पर्सन के अंदर क्या कर रही होती है, वो इफेक्टिव होती है। ठीक है, उसकी एफिकेसी जो है वो सिर्फ ऐसे 30%। इस तरह से कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की हार्ट फेलियर ड्रग्स जैसे कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, अगर उनकी इफेक्टिवनेस देखो वो जस्ट 3 से 25% पेशेंट के अंदर काम कर रही होती है, इफेक्टिव होती है। ठीक है, इस तरह से अगर एंटी डिप्रेसेंट्स देखो, बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स उनकी एफिकेसी देखो, इफेक्टिवनेस देखो पेशेंट्स के अंदर तो वो 20 से 50% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसका मतलब है कि बेसिकली 20 से 50% जो पेशेंट्स हैं वो इस ड्रग को प्रॉपरली क्या कर रहे होते हैं, उसको प्रॉपरली एब्सॉर्ब, मेटाबोलाइज और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स हैं, वो 30 से 70% इफेक्टिव होती हैं, स्टेटिन से कह रहे हैं। इस तरह समझ के ड्रग्स को देख लो, बीटा एगोनिस्ट, ये भी 40 से 70% है इनकी इफेक्टिवनेस होती है, नहीं है अगर तो आमतौर पर 70% तक लोगों को इफेक्टिव होती है ये ड्रग जो है वो इसकी इफेक्टिवनेस है। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गन्स की बात कर लो तो कुछ ड्रग हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं बहुत सारी, जैसे जो सेरोटोनिन रीअपटेक है, ये एंटी डिप्रेसेंट है बेसिकली। ठीक है, तो कौन कौन सी इसमें जो ड्रग्स आती हैं, प्रोजाक आती है, पैक्सिल आती है। तो वुमेन जो है, खवातीन जो है, ज़्यादातर अगर आप देखो तो जो प्रोजाक है और पैक्सिल है, ये जो ग्रुप है, यानी जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वाला जो ग्रुप है, इसको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रही होती एज कम्पेयर टू ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, और ट्राइसाइक्लिन कौन सी आती है, अलेविल और टॉफेनल, ये बेसिकली ब्रांड नेम्स हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ कुछ एक्चुअली सारी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख रहे हैं, थोड़ी सी एग्जांपल ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इफेक्टिव होती हैं, और ऑफ कोर्स हम रीजन देख चुके हैं इसके इफेक्टिव के पीछे रीजन होता है बेसिकली क्या होता है, वो आपकी पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्सटेंसिव फैक्टर्स होते हैं। सही, तो वुमेन्स के अंदर आप देखो तो एंटी डिप्रेसेंट है, अब दोनों एंटी डिप्रेसेंट हैं, ठीक है, लेकिन
दोनों का मोड ऑफ एक्शन चेंज है, एक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, दूसरे ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस दोनों का क्या है कि वो एक जो है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में, ठीक है, वुमेन्स के अंदर, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इस तरह से कुछ एंटी एंजाइटी की मेडिकेशन हैं जो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती हैं मेल्स को एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे पैन रिलीवर्स आते हैं, यानी कुछ कुछ नार्कोटिक पैन रिलीवर्स कहलाते हैं, कुछ नॉन नार्कोटिक्स कहलाते हैं। तो अगर तुम देखो तो जो वुमेन्स के अंदर जो नार्कोटिक पैन रिलीवर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन नार्कोटिक्स। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पेन किलर्स हैं ना, नार्कोटिक नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक्स। इसी तरह से एक और ड्रग है जिसे हम बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। उसकी जो ड्रग आती है कार्बिडोल, जो बेसिकली कौर है बेसिकली फॉर्मूला इसका। ये जो ड्रग है अगर आप देखो तो ये बेसिकली ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि ये जो ड्रग है ये एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। तो देखा गया है कि इस ड्रग की इफेक्टिवनेस ज़्यादा है अफ्रीका के अंदर एज कम्पेयर टू